हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर गोल्स में। आज हम लोग ये जानेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है। साथ में ये भी समझेंगे कि आपके लिए इलेक्ट्रिक करंट क्यों इम्पोर्टेंट है और इलेक्ट्रिक करंट का कॉन्सेप्ट क्यों आया। क्योंकि हमारे पास में जो अभी तक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है चार्ज की, वो इलेक्ट्रिक फील्ड थी, पोटेंशियल था, साथ में उस पर लगने वाले फोर्सेस थे। इसके अलावा अभी तक चार्ज हमारा स्टेशनरी था, मीन्स रुका हुआ था। अब जो इलेक्ट्रिक करंट आएगी, उस इलेक्ट्रिक करंट में चार्ज गति करेगा या मोशन करेगा, जिसकी वजह से चार्ज जब मोशन करेगा तो एक नया फेनोमेना हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक करंट। कब फ्लो होगा या कब बनेगा इलेक्ट्रिक करंट? जब चार्ज फ्लो होगा। तो जब चार्ज फ्लो होगा तो उसके बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट लेवल पर उनके बहुत सारे ऐसी प्रॉपर्टीज़ हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि अभी हम लोगों सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लिया सही से, गॉस थ्योरम पढ़ लिया सही से। अब हम लोग को पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से इलेक्ट्रिक चार्ज का मोशन होगा और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, किरचॉफ्स के लॉज बनेंगे और साथ में पोटेंशियल बनेगा, रेजिस्टेंस बनेगा। क्योंकि रेजिस्टेंस भी करंट के पाथ को ब्लॉक करता है, इसलिए हमें रेजिस्टेंस भी पढ़ना होगा। अभी तक आपने स्टेशनरी जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिन पर चार्ज रखा हुआ था या फिर रुका हुआ था, ये सब आपने पढ़ लिए। अब हम लोग को देखना है कि अगर चार्ज किसी भी मेटल सरफेस पर या किसी भी कंडक्टर पर फ्लो कर रहा है तो उसकी वजह से क्या बनने वाला है। ठीक है ना। सबसे पहले आप बेसिक चीज़ें समझिए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आप ये जानिए कि कंडक्टर के अंदर बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। अब वो चार्ज पार्टिकल अपनी थर्मल एनर्जी की वजह से, जो उनके पास थर्मल एनर्जी होती है जो नेचर में प्रेजेंट है 30 डिग्री सेंटीग्रेड टू 5 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी गर्मियाँ चल रही हैं तो गर्मियों की वजह से यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो मान लीजिए 40 तक पहुँच जाता है। तो 40 डिग्री टेम्परेचर की वजह से जो मेटल सरफेस होती है, जो कंडक्टर होता है, जो चालक होता है, उस चालक के पास में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फ्री चार्ज पार्टिकल्स होते हैं या कोई भी पार्टिकल होते हैं, मान लीजिए आपको नहीं पता है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर वो पार्टिकल है आपके पास में या मेटल के पास में या कंडक्टर के पास में, तो उस पार्टिकल के पास में या जो हमने मेटल सरफेस कंडक्टर लिया है उसमें वो सभी पार्टिकल्स रैंडम मोशन करेंगे। सर रैंडम मोशन क्या होता है? सर रैंडम मोशन क्या होता है? जैसे आप घर से निकलते हैं कहीं जाने के लिए और जाने से पहले आप क्या करते हैं? इधर गए, उधर गए, यहाँ गए, वहाँ गए, ऐसे घूमते फिरते रहते हैं और घूमते घूमते फिरते फिरते आप फाइनली अपने डेस्टिनेशन में पहुँचते हैं। ये होता है रैंडम मोशन। तो सभी पार्टिकल भी रैंडम मोशन करते हैं। रैंडम मोशन के बाद में वो सारे पार्टिकल अपनी फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंचते हैं और अपना काम खत्म करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्चुअल में रैंडम मोशन ब्राउनी मोशन होता है। ठीक है। रैंडम मोशन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मान लीजिए आपके पास कोई मेटल है, ये एक मेटल सरफेस दी हुई है, ये एक मेटल सरफेस दी हुई है। इस मेटल सरफेस पर यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है या कोई पार्टिकल है, रैंडम मोशन कर रहा है। क्यों, किसकी वजह से कर रहा है? अगर हम इस मेटल का टेम्परेचर 0 डिग्री कर दें तो ये रैंडम मोशन रुक जाएगा, फाइनली रुक जाएगा। ठीक है। ये तो हम लोग बाद में कभी पढ़ लेंगे। तो ये इसका रैंडम मोशन है। ये ऐसे गति कर रहा है, यहाँ से यहाँ पर गया, यहाँ से यहाँ पर आया, यहाँ से यहाँ पर आया, टेढ़ी मेढ़ी गति रैंडम मोशन कहलाता है। ठीक है ना। रैंडम मोशन की वजह क्या है कि थर्मल टेम्परेचर मिलता है इस पार्टिकल को, जिसकी वजह से ये मेटल सरफेस है या कंडक्टर है। कंडक्टर क्या करता है? कंडक्टर, ठीक है, कंडक्टर को हम चालक कहते हैं। तो कंडक्टर के पास में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फ्री चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी का क्या करता है? सप्लाई कर देता है। ठीक है। एक बैकग्राउंड में आपको गाना सुनाई पड़ेगा, अभी एक बैकग्राउंड में गाना सुनाई पड़ेगा और उसकी वजह का आज हम लोग वही चैप्टर पढ़ेंगे बढ़िया तरीके से, है ना। करंट मारेलू, है ना, गाना है ना एक बहुत बेहतरीन सा, करंट मारेलू, है ना, ये लड़की हिया है वोल्टेज वाली, करंट मारेलू, ऐसा गाना है बैकग्राउंड में आप सुन रहे होंगे आई थिंक। तो ये हमारा कंडक्टर है। ठीक है। ये हमारा कंडक्टर है, बेसिकली कंडक्टर। ठीक है ना। इस कंडक्टर में जो चार्ज पार्टिकल हैं, जो फ्री पार्टिकल्स हैं, वो रैंडम मोशन करते हैं। सर क्या रैंडम मोशन की वजह से, आपने कहा कि रैंडम मोशन की वजह से करंट बन सकती है? हमने बताया कि अगर चार्ज पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जाएगा चार्ज पार्टिकल, तो क्या होगा? करंट बनेगा।
ठीक है, करंट बनेगा। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है हमारे पास में, इसकी डायरेक्शन इधर है तो करंट की डायरेक्शन इधर होगी, करंट की डायरेक्शन इधर होगी। आई होप आपको दिख नहीं रहा होगा इलेक्ट्रॉन करंट, ठीक है ना। तो आपको ये याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन या मूविंग चार्ज पार्टिकल के अपोजिट ही करंट बनती है, मूविंग चार्ज पार्टिकल के अपोजिट ही करंट बनती है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। साथ में याद रखिए जो रैंडम मोशन होता है उस रैंडम मोशन में करंट नहीं बनती। क्यों नहीं बनती सर? इसलिए नहीं बनती क्योंकि रैंडम मोशन में जो हमारे पास कंडक्टर होता है उसके पास में पॉजिटिव चार्ज भी होता है और निगेटिव चार्ज भी होता है, बट इस टोटल कंडक्टर का नेट चार्ज होता है ज़ीरो। नेट चार्ज क्या होता है सर? ज़ीरो होता है। क्या होता है? ज़ीरो। अगर नेट चार्ज ज़ीरो है तो नेट चार्ज ही नहीं होगा तो करंट बनेगी ही नहीं, नेट चार्ज ही नहीं होगा तो करंट बनेगा ही नहीं। करंट का फॉर्मूला सर क्या होता है? तो करंट कैसे बनती है? जब कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी भी सरफेस पर, अच्छा बताइए मेटल की सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? कितनी होती है सोचिए? मेटल की सरफेस पे मैक्सिमम होती है, ठीक है ना। सॉरी। और मेटल से दूर जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है। मेटल के अंदर कितनी होती है? ज़ीरो होती है। और मेटल के अंदर पोटेंशियल कितना होता है? कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। साथ में ये जो चार्ज दिया हुआ है ये इस टाइप का है, इसके अंदर नेट चार्ज जो मेटल सरफेस है इसके अंदर नेट चार्ज ज़ीरो होगा, और ये नेट चार्ज ज़ीरो होने की वजह से इस रैंडम मोशन की वजह से कोई भी करंट डेवलप नहीं होगी। ये आपको याद रखना है। साथ में ये भी याद रखना है कि जो करंट है वो ऑलवेज अपोजिट होगी इलेक्ट्रॉन के मोशन के, ठीक है ना। इतना क्लियर है? आप समझिए आगे। तो सर करंट की डिफिनेशन क्या है? तो करंट की डिफिनेशन क्या है, कैसे हम डिफाइन करेंगे? सपोज करिए कि आपके पास में एक मेटल सरफेस है, ये वाली। इस मेटल सरफेस में चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पर क्यू चार्ज पार्टिकल है जिसकी डायरेक्शन इधर है। तो क्या एक ही क्यू पार्टिकल होगा, एक ही चार्ज होगा? नहीं, बहुत सारे चार्ज पार्टिकल होंगे, ठीक है। इधर होगा चार्ज पार्टिकल होंगे और सभी एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, सभी एक डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर सारे के सारे एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इसका मतलब है कोई उधर होगा, है ना, कोई ना कोई तो होगा ही जिसके लिए जा रहे होंगे। तो आप लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे बात हमारी। तो ये चार्ज इधर जा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि सारे चार्ज पार्टिकल का मोशन एक डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर नेट चार्ज आपको मिलेगा। यहाँ पर नेट चार्ज नहीं मिल रहा था क्योंकि देखो सपोज करो अगर 10 चार्ज इधर जा रहे थे तो 10 चार्ज इधर भी जाएंगे, जिसकी वजह से नेट चार्ज यहाँ पर 0 हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, इतना हो जाएगा। अगर कुछ इस कंडीशन को हम ऐसे फॉलो कराएं कि यहाँ पर अगर हमें नेट चार्ज मिल रहा है, नेट चार्ज हमें मिल रहा है कितना? Q। अगर हमें नेट चार्ज Q मिल रहा है तो पर यूनिट टाइम पर यहाँ पर हमें कितना चार्ज मिलेगा? हमें पर यूनिट टाइम पर कितना चार्ज मिलेगा? तो पर यूनिट टाइम पर हमें मिलेगा चार्ज कितना? Q/T। टी कितना लिया है? पर यूनिट, तो हमारा करंट का फॉर्मूला हो जाएगा Q/T। Q/T, T = 1, और ये हमारा हो जाएगा पर यूनिट टाइम पर चार्ज। क्या सर ये सही फॉर्मूला है? नहीं, ये फॉर्मूला सही नहीं है। क्यों नहीं है? अगर हमारे पास बहुत सारे चार्ज पार्टिकल हैं तो क्या सभी पार्टिकल एक जैसी करंट बनाएंगे? नहीं, सभी पार्टिकल अलग अलग करंट बनाएंगे। इसलिए जो हम यहाँ पर करंट लेंगे वो एवरेज करंट होगी। कौन सी करंट होगी? एवरेज करंट। एवरेज करंट कौन सी करंट होगी? एवरेज करंट होगी। और जो एवरेज करंट होगी वो किसी भी चार्ज पार्टिकल को कैसे फ्लो करके बताएगी? तो मान लीजिए ये हमारे पास एक पूरा कंडक्टर है, इस कंडक्टर में एक क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। इस क्रॉस सेक्शन के अंदर, क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या है? हमने एक ऐसा सेक्शन मान लिया है जिसके अंदर से चार्ज फ्लो होगा, तभी हम मानेंगे कि हाँ करंट फ्लो हो रही है। तो हमने कहा सर ये क्रॉस सेक्शन है जिसके पास में कुछ एक पार्टिकुलर एरिया है और यहाँ से चार्ज फ्लो हो रहा है, इधर से चार्ज फ्लो हो रहा है, ऐसे करके। ये हमने क्या लगाया? ये हमने लगाया एक ऑब्जर्वर जो चेक करेगा कि सर कितना चार्ज जा रहे हैं, कितने चार्ज यहाँ से फ्लो हो रहे हैं, कितने चार्ज इस कंडक्टर से जा रहे हैं। ऐसे करके हम बहुत सारे क्रॉस सेक्शन यहाँ पे सेट कर देंगे, ऐसे करके सेट करते जाएंगे और सभी का सम कर देंगे बाद में। पहले फाइंड कर लेंगे फिर सम कर देंगे, ऐसे करके बहुत सारे चार्ज पार्टिकल सेट करके निकाल लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास कोई भी कंडक्टर दिया हुआ है तो हम उसको इस तरह से करंट की वैल्यू नहीं निकाल सकते। हम हमेशा करंट की मीन वैल्यू निकालते हैं या एवरेज वैल्यू निकालते हैं।
क्योंकि सभी चार्ज पार्टिकल मिल करके जैसे हम चार्ज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं उन सभी की वैल्यू फिक्स वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम उनका एवरेज निकालते हैं, करंट का एवरेज निकालते हैं। उस एवरेज को निकालने के लिए हम क्रॉस सेक्शन भी यूज़ कर लेते हैं। क्रॉस सेक्शन क्यों यूज़ किया जाता है? तो क्रॉस सेक्शन का यूज़ करने का मतलब यही है कि अगर हम एक पूरा का पूरा पीस समझें, एक पूरा का पूरा स्क्वायर समझे बॉक्स को, या फिर हम एक मेटल को पूरा स्क्वायर समझेंगे तो हम उसके पार्टिकल को सही से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमने क्या सोचा, हमने एक चैनल डिज़ाइन किया। वो चैनल ये है, इस चैनल का एक सरफेस एरिया होगा। मान लीजिए इस चैनल का ये सरफेस एरिया ऐसा है, ये ऐसा करके, ये ऐसा एरिया है। तो यहाँ से जितने भी चार्ज इसमें इंटर करेंगे, जितने भी चार्ज इंटर करेंगे हम उन्हें कैलकुलेट करेंगे। इसके बाहर वाले चार्ज को हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो हमने मान लिया कि यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 ये चार्ज क्यू पार्टिकल इसमें इंटर कर रहे हैं। ठीक है, सभी का जो चार्ज है वो इक्वल है, तो हमने कहा 4 क्यू चार्ज इससे इंटर करेंगे, 4 क्यू इससे आउट होंगे। तो हमने कहा यहाँ से इस सरफेस से इस सरफेस तक, मतलब इस वाले जो यहाँ पर क्रॉस सेक्शन दिया है, इस क्रॉस सेक्शन तक पहुँचने के लिए इसने t = 2 सेकेंड का टाइम लिया है। t = 2 सेकेंड का, तो I कितना हो जाएगा 4q/2 सेकेंड, कितना आया 2 कूलम। ये तो करंट कितना आ गया 2 एम्पियर। अब आता है कि सर I = अगर q/t है तो इसका यूनिट होता है कूलाम, इसका होता है सेकेंड। तो यूनिट क्या बन गया आपके पास में, एक यूनिट बन गया कूलाम पर सेकेंड, कूलाम पर सेकेंड एक यूनिट बन गया। बट इस पर बहुत ज़्यादा वर्क एम्पियर जी ने किया था, इसलिए इसकी वैल्यू क्या रखेंगे हम, इसका यूनिट रखेंगे हम, ये एक यूनिट हो गया इसका, एक यूनिट रखेंगे एम्पियर, एम्पियर यूनिट रख देंगे। अब आता है सर डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन इसका हो जाएगा सर, डायमेंशन इसका हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है ना। Q = A मीन्स I = A इसका डायमेंशन हो जाएगा, ये इसका क्रॉस सेक्शन हो जाएगा, ये इसका बेसिक प्रॉपर्टी हो जाएगा। तो सर डिफिनेशन क्या लिखेंगे हम, एक्चुअल में करंट की बेसिक डिफिनेशन क्या है। तो करंट की जैसे मान लीजिए हम लोग बहुत सारी डिफिनेशंस को पढ़ते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में डिफिनेशन में क्या लिखें। तो हम लोग हमेशा उस करंट की वैल्यू जो हमारी करंट आई है उसे एवरेज में फाइंड करते हैं। तो किसी भी कंडक्टर में किसी भी एक पार्टिकुलर क्रॉस सेक्शन के लिए, ठीक है, क्रॉस सेक्शन के लिए, क्रॉस सेक्शन हम लोग इसलिए लेंगे क्योंकि यहाँ से जो करंट बनेगी उसके पास में हम वैल्यू को ईजिली फाइंड कर सकते हैं। पार्टिकुलर मेटल के लिए या कंडक्टर के लिए पर यूनिट टाइम पर किसी क्रॉस सेक्शन से क्रॉस होने वाले पर यूनिट टाइम पर चार्ज की क्वांटिटी ही करंट कहलाती है, ठीक है ना। ये हमारे पास एक मेटल कंडक्टर है, मान लीजिए इस मेटल कंडक्टर में से ये एक क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन से 10 चार्ज बाहर निकल रहे हैं एक सेकंड में 10 चार्ज निकल। इसका मतलब है ये वाला जो पार्टिकल है, जो ये हमारा क्रॉस सेक्शन है, ये 10 एम्पीयर करंट बना रहा है। ऐसे ही हमने 100 लगा दिए इसमें, कितने बनेगा 1000 करंट बनेगी। तो हमने कहा कि सर एक बना रहा है 1 एम्पीयर, 100 कितना बनाएगा 100 एम्पीयर, है ना, फटाफट जोड़ दिया हमने। तो यही कैलकुलेशन आपको करना है ऐसे करके। तो ये हमें इतना समझना है कि किसी भी क्रॉस सेक्शन में से, है ना, में से निकलने वाले पर यूनिट टाइम पर चार्ज को हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए कि हमारे पास ये दिया हुआ है, इसमें से n चार्ज निकल रहे हैं, उस चार्ज की क्वांटिटी इतनी है, तो ये यहाँ पर हमारे पास जो आएगा वो आएगा I = Q/T। ये क्या होगा, जो I हमारे पास आया है ये I मीन होगा या एवरेज होगा, ठीक है। इसकी जगह पर कभी कभी हम लोग ऐसे लिख देते हैं IQ/T। हम जानते हैं, अब मान लीजिए यहाँ पे कितने हैं, 4 नंबर है ना, तो इसकी जगह पर NE/T लिख सकते हैं, NE/T लिख सकते हैं। ये कितना आ गया, ये हमारा आ गया 8 एम्पियर। भैया हमारी ये वैल्यू है I = NE/T। क्रॉस सेक्शन की वैल्यू समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास जो चार्ज है एक्चुअल में चार्ज जो आपके पास दिया हुआ है, ये मेटल सरफेस है, इस मेटल सरफेस से में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, एक बार बहुत ही ध्यान से रिकैप कर रहा हूँ, समझिए। तो सबसे पहले मेटल सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होती है। मेटल सरफेस पर ही इलेक्ट्रॉन या फ्री चार्ज पार्टिकल पाए जाते हैं। सर फ्री चार्ज पार्टिकल क्या होते हैं, तो ऐसे सभी पार्टिकल जो अपनी वैलेंसी का काम ना करके
सरफेस पर रहते हैं या अपने वैलेंस एटम से या अपने एटम से कि न्यूक्लियस के वैलेंसी वाले काम को छोड़ के बाहर आ जाते हैं, उन्हें हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वही फ्री इलेक्ट्रॉन्स करंट फ्लो करने का काम करते हैं, ठीक है ना, करंट फ्लो कराने का काम करते हैं। अब आता है सर रैंडम मोशन क्या होता है। सभी पार्टिकल किसी भी मेटल के अंदर प्रेजेंट जितने भी पार्टिकल होंगे वो सभी रैंडम मोशन करते हैं। उस रैंडम मोशन में जितने भी चार्ज होंगे या नेट चार्ज जो होगा वो ऑलवेज ज़ीरो होगा, जिसकी वजह से मेटल सरफेस के अंदर कोई भी करंट प्रोड्यूस नहीं होगी, ठीक है। रैंडम मोशन थर्मल वेलोसिटी की वजह से बनता है, ठीक है, थर्मल वेलोसिटी की वजह से बनता है। फिर आता है सर कंडक्शन चार्ज पार्टिकल क्या होते हैं या कंडक्टिव चार्ज पार्टिकल क्या होते हैं। तो वही है जो आपने अभी फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए पढ़ा, वही कंडक्शन के लिए होता है कि वे सभी पार्टिकल जो आपके करंट फ्लो कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उन्हें हम कंडक्शन इलेक्ट्रॉन या कंडक्शन चार्ज पार्टिकल कहते हैं, ठीक है ना, इतना क्लियर है। अब समझिए किसी भी मेटल सरफेस के अंदर प्रेजेंट क्रॉस सेक्शन में, ठीक है, क्रॉस सेक्शन हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें एक फिक्स वैल्यू चाहिए। जब भी आप करंट डेंसिटी पढ़ेंगे तो आपको समझ में चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। किसी भी मेटल सरफेस के अंदर प्रेजेंट क्रॉस सेक्शन से पर यूनिट टाइम पर निकलने वाले चार्ज को हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं, ठीक है ना। पर यूनिट टाइम पर जितना भी चार्ज उस क्रॉस सेक्शन से फ्लो होगा लगातार निकलते, मान लीजिए एक पाइप है आपके पास में, इस पाइप से लगातार 5 सेकंड में 5 लीटर पानी निकल रहा है, ठीक है, 5 सेकंड में 5 लीटर, तो 1 सेकंड में कितना निकलेगा, 1 लीटर। तो जो 1 लीटर निकलेगा वो 1 लीटर एक्चुअल में क्या है, 1 लीटर एक्चुअल में क्या है, वो 1 लीटर आपका एक्चुअल में क्या है, करंट है, ठीक है ना। पर सेकंड में जितना पानी फ्लो होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम लिक्विड ऑफ फ्लो कहेंगे। यहाँ पर क्या है, चार्ज का फ्लो एक्चुअल में क्या होता है, करंट। तो चार्ज का फ्लो करंट कहलाता है, चार्ज का फ्लो करंट कहलाएगा। यहाँ पर चार्ज था, स्टेशनरी चार्ज था, यहाँ से यहाँ गया, करंट बन गई, ठीक है। पर इसे बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो अब इसे बनाने के लिए कोई भी मेटल सरफेस दी हुई है, मान लो चार्ज यहाँ पर, एक चार्ज यहाँ पर दिया हुआ है इस पाइप में, मानो यहाँ पे एक चार्ज दिया है, इसको यहाँ से यहाँ तक भेजने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, तो हमें अलग से इसे पोटेंशियल डिफरेंस देना पड़ेगा। जैसे इंसान को चलने के लिए खाना ज़रूरी है, वैसे ही करंट को बनाने के लिए एक्सटर्नल एनर्जी बहुत ज़रूरी है। एक्सटर्नल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, या ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगी, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल चीज़ें एक ही टाइप की हैं, इसलिए आपको यहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। ये इतना क्लियर है। मैं इसे साफ़ करता हूँ, फिर आगे हम लोग चलते हैं और ये देखते हैं कि 1 एम्पियर में, ये देखते हैं कि 1 एम्पियर करंट में कितना हमें वो मिलता है, 1 एम्पियर करंट में हमें कितने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने देने पड़ेंगे जिससे 1 एम्पियर करंट प्रोड्यूस हो जाए। ये हम लोग देखते हैं फटाफट। तो अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो 1 एम्पियर करंट बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन हमें देने पड़ेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है ये बताओ जरा पहले में। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 10⁻⁹ होता है, ठीक है सर, होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं हमें, तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला हमारे पास है, हमने पहले से बना लिया है, तो समझदार हैं हम लोग, है ना। अब हम जानते हैं Q = NE होता है और E की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 10⁻⁹ कूलम, ठीक है ना। तो Q हमें फाइंड करना है, Q बराबर इतना हो गया। I = होता है NE/T या Q/T, ये तो हम लोगों ने पढ़ा है। कितने 1 एम्पियर के लिए कितने इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है ये बताना है। अगर हमें 1 एम्पियर की करंट मिल रही है किसी भी सर्किट में, सर्किट सर क्या होता है, तो जो आप घरों में कनेक्शंस दिए हुए हैं, जो घर में ऐसे करके लाइट बल्ब लेकर लेती है, मान लो ये आपका बोर्ड हो जाता है छोटा सा, यहाँ पर एक बटन लगी, यहाँ पर एक बटन लगी, यहाँ पर एक बटन लगी, यहाँ पे एक खांचा लगा है, सॉकेट लगा है 4 वाला, है ना, यहाँ पे हम लगाते हैं अपने चार्जर को यूज़ करते हैं, तो वही हमारा सर्किट है। तो 1 एम्पियर करंट हमें मिलनी है, 1 एम्पियर करंट के लिए कितने चार्ज हमें देने पड़ेंगे, तो N हमें फाइंड करना है। T = 1 सेकेंड हो गया, 1.6 10⁻⁹ तो N की वैल्यू इसे सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, 1/1.6 10⁻⁹ यहाँ पर 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू ऊपर जाएगी तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10/6
16 10 टू पावर 19। यहाँ पे 19 दिया है, इसको 18 में कन्वर्ट करेंगे और एक पावर इधर लेकर के आएंगे, 100 हो जाएगा। इसे क्रॉस करेंगे तो कितना बचेगा सोचो, 50/8, 25/6, 25/6 को करना तो 6.25, 6.25 10 टू पावर 18 N। मीन्स अगर हम इतने इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराएं, अगर इतने इलेक्ट्रॉन को हम लेके जाएंगे, इतने इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतने हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन से हम 1 एम्पियर की करंट बना सकते हैं पर सेकंड। पर सेकंड 1 एम्पियर करंट बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है, इतने इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर है इतना? तो कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए हमें 1 एम्पियर करंट के लिए, तो 6.25 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए 1 एम्पियर करंट बनाने के लिए। अब आता है सर अगर इतनी करंट बन चुकी है तो हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बीच में मिस कर दिया, उसको भी देख लेते हैं। वो टॉपिक ये है कि सर करंट कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर और स्केलर। तो आपको जान के बहुत खुशी होगी और दुख भी होगा कि वेक्टर क्वांटिटी नहीं है करंट। क्यों? वो इसलिए क्योंकि आप सोचो, आप कहोगे सर ऐसा क्यों, क्योंकि इसके पास तो सर करंट के पास में मैग्नीट्यूड भी होता है और साथ में इसके पास में और भी चीज़ प्रॉपर्टी होती है, क्या डायरेक्शन भी होती है। क्यों? अगर हमने एक ये सर्किट लिया है, इस सर्किट में हमने यहाँ पर करंट ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया तो यहाँ पर प्लस बन जाएगा, जिसकी वजह से चार्ज इधर फ्लो होगा, करंट इधर फ्लो होगी, डायरेक्शन तो आ गई इसके पास में। पर डायरेक्शन आने का मतलब ये नहीं कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब सपोज करो कि एक फोर्स इधर लग रहा है 2 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है इस वाले पॉइंट पर, और इस डायरेक्शन में 2 न्यूटन का फोर्स काम कर रहा है। तो यहाँ पर हमें नेट फोर्स कितना मिलेगा, तो ये हो गया हमारा F1, ये हो गया हमारा F2। तो नेट फोर्स ऑन ए पॉइंट, नेट फोर्स ऑन ए इज इक्वल टू F इज इक्वल टू 2F1 माइनस F2, कितना हो जाएगा 0। यहाँ पे हमें 0 मिलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे लगाया हमने 2 न्यूटन का फोर्स, यहाँ लगाया हमने 4 न्यूटन का फोर्स, यहाँ लगाया हमने 4 न्यूटन का फोर्स। तो हमें इस वाले पॉइंट पर नेट फोर्स कितना मिलेगा, तो नेट फोर्स में मिलेगा यहाँ पे नेट फोर्स ऑन ए, ये हमारा ए पॉइंट है। तो यहाँ मिलेगा हमारे कितना, देखो ये 4 कैंसिल हो जाए क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए कट गया। तो यहाँ पर हमें मिलेगा F इज इक्वल टू 2 न्यूटन मिलेगा, ठीक है। बट कंडीशन देखो, करंट वाले कंडीशन में क्या है, अगर यहाँ पर हमें मिल रहा है 2 एम्पियर करंट और इस वाले पॉइंट से मिला रहा है 6 एम्पियर करंट और यहाँ से जा रहा है 6 एम्पियर करंट, तो हमें यहाँ पे कितनी मिलनी चाहिए थी करंट, 2 एम्पियर। हमें यहाँ पर 2 एम्पियर मिलनी चाहिए थी, बट कंडीशन क्या हो गई, यहाँ से 2, यहाँ से 6, यहाँ से 6, हमें यहाँ मिलती है कितनी 14 एम्पियर करंट, ठीक है। तो ये वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करता है, इसलिए जो हमारी करंट है वो कौन सी क्वांटिटी है, तो करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये हमारा मामला है ना। तो ये आपकी करंट की बेसिक चीज़ है जो हम लोग बीच में स्किप कर दिए थे, तो इसको भी देख लीजिए। 1 एम्पियर करंट बनाने के लिए हमें 6.25 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। करंट कैसे बनती है, जब कभी भी चार्ज फ्लो होगा, चार्ज का फ्लो होगा, ठीक है, चार्ज का फ्लो का मतलब ये है कि नेट चार्ज हमें मिलेगा। नेट चार्ज पर यूनिट टाइम पर किसी भी क्रॉस सेक्शन से जब निकलेगा तो उसे हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट बन रही है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट के अपोजिट चार्ज का फ्लो होगा, ठीक है, ये हमेशा याद रखिए। नेट चार्ज डिफरेंट टाइप से निकाले जाते हैं, वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। इसको साफ करता हूँ फिर आगे चलते हैं हम लोग, है ना, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे आपके वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे थोड़े से, कि कैसे इसको काम किया जाए, क्या किया जाए, ये सब चीज़ें समझने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और ये भी आप मान लीजिए कि अगर आपको चीज़ें समझ में आ गई तो आगे के चैप्टर बहुत ईजी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन हो गया, कैसी क्वांटिटी है ये हो गया, साथ में ये भी हो गया कि सर इसे फाइंड कैसे करते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ पे। बेसिक प्रॉपर्टीज़ में, तो प्रॉपर्टीज़ में क्या पढ़ना है हमको, प्रॉपर्टीज़ में हमें ये देखना है कि इलेक्ट्रिक करंट जो होती है
वो अगर हमें क्रॉस सेक्शन में मिलती है, अगर क्रॉस सेक्शन से बनाई जाती है, तो कैसा क्रॉस सेक्शन हम इस्तेमाल करेंगे, और अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो क्या होगा, नेगेटिव है तो क्या होगा, और अगर दोनों सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं तो क्या होगा, अपोजिट में फ्लो हो रहे हैं तो क्या होगा, तब नेट चार्ज कैसे निकालेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नेट चार्ज निकालना। अगर आपको नेट चार्ज निकालना आ गया तो आप आसानी से हर चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक लाइन से। ये हमारे पास एक सरफेस है, सरफेस बोल रहा हूँ, क्रॉस सेक्शन है, इस क्रॉस सेक्शन का एरिया है कुछ, ठीक है। तो इस क्रॉस सेक्शन का एक बेसिक एरिया है, ठीक है। यहाँ पे हमें करंट फाइंड करनी है, हमें यहाँ पर करंट फाइंड करनी है। तो हमने कहा सर एक ही चार्ज पार्टिकल है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये चार्ज पार्टिकल है, और सब इधर जा रहे हैं। टोटल n चार्ज पार्टिकल हैं, n चार्ज पार्टिकल हैं, और पर यूनिट टाइम पर मीन्स t इज इक्वल टू 1 सेकेंड ले लिया हमने। कितना ले लिया, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड ले लिया, ठीक है। यहाँ पर n चार्ज पार्टिकल हैं और इस s क्रॉस सेक्शन से निकल रहे हैं, s क्रॉस सेक्शन से निकल रहे हैं। तो यहाँ पर I की वैल्यू कितनी होगी, कितने चार्ज पार्टिकल है, n, कौन है, चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। कहाँ से निकल रहे हैं, इस सरफेस से निकल रहे हैं, पर यूनिट टाइम पर, तो सरफेस का एरिया A हो जाएगा। अब एरिया की जगह पर हम लोग ले सकते हैं पाई आर स्क्वायर, अगर ये सिलेंड्रिकल है तो। अगर ये रेक्टेंगुलर शेप का है तो हम यहाँ पे लिखेंगे L इंटू बी, एरिया ले लेंगे। तो ये हमारे पास इसमें जो पर यूनिट टाइम पर अपॉन टी, तो हमारे पास एन क्यू ए अपॉन टी फॉर्मूला आएगा। टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड रखेंगे तो पर यूनिट टाइम पर जितनी करंट फ्लो होगी वो इतनी होगी इस क्रॉस सेक्शन एरिया से। इतना क्लियर है, आप समझिए। दूसरी बात, इसी में ये समझिए कि ये आपके पास में ये Q1 चार्ज थे, ये हमारे पास ये वाले चार्ज थे Q1, और कुछ चार्ज पार्टिकल इधर फ्लो हो रहे थे, ठीक है, इधर की ओर। इनका नाम है Q2, ठीक है, Q2। तो ये आपका हो गया कि ये एक बेसिक फार्मूला हो गया, इसको आपको याद रखना है। दूसरी प्रॉपर्टी पे आ जाइए। जब दो डिफरेंट टाइप के चार्ज पार्टिकल, डिफरेंट टाइप का मतलब ये है कि एक चार्ज पार्टिकल जो है कैसा है, पॉजिटिव है, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इधर जा रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज ये इधर जा रहा है, और ये नेगेटिव चार्ज है, ये भी इधर जा रहा है, ठीक है ना। एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन में आ जाइए। ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये इधर जा रहा है, और एक ये नेगेटिव चार्ज है, ये इधर जा रहा है, ठीक है। नेगेटिव चार्ज इधर मोशन कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज इधर मोशन कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर नेट चार्ज कितना होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल आर मूविंग सेम डायरेक्शन मीन्स एक दिशा में गति कर रहे हैं। तब क्या होगा, फॉर्मूला हमारे पास। तो यहाँ पर नेट चार्ज कितना आएगा, तो हमने कहा सर ये जो प्लस वाले चार्ज हैं कितने हैं, तो हमने कहा सर ये N1 है, ये वाले कितने हैं सर, N2 है, ठीक है, कितने हैं, N2 है। तो जो प्लस वाले चार्ज हैं उनको हमने नाम दे दिया Q1, प्लस वाले चार्ज उनको हमने नाम दे दिया Q1, और इनको दे दिया Q2। तो और यहाँ पर आ जाओ, ये जो प्लस वाले चार्ज हैं इनको हमने नाम दिया है Q1, ठीक है। ये हैं कितने, ये हैं N1, और जो माइनस वाले चार्ज हैं, माइनस वाले जो चार्ज हैं ये Q, इनको नाम दे दिया Q1, ठीक है ना। दोनों सेम डायरेक्शन में है। यहाँ पर क्या है, आर मूविंग सेम डायरेक्शन। अब यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज पार्टिकल मूविंग अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन। दोनों के लिए नेट चार्ज निकालना है। सबसे पहले आप इसके लिए नेट चार्ज निकालेंगे। तो नेट चार्ज Q इज इक्वल टू जहाँ पर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो सपोज करो, बहुत ही सिंपल है, कितने पार्टिकल है Q1 के, N1 Q1, इसके कितने पार्टिकल हैं। अच्छा, ये N1 हम गुणा क्यों कर रहे हैं, क्वेश्चन ये भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, तो क्यों कर रहे हैं, सपोज करो आपके पास में Q पार्टिकल है, Q का चार्ज तो आपको पता है 100 है, तो हमने गुणा क्यों किया, क्योंकि एक चार्ज के पास में इतना कूलम है।
अगर इसका चार्ज है 1.6 × 19, ठीक है, तो उसे गुणे तो करना पड़ेगा ना, हमें गुणे तो करेंगे। तो ये हो गया हमारा इतना। फिर हमने लगाया प्लस, क्योंकि हम नेट के लिए क्या करते हैं, प्लस लगाते हैं। जैसे हमने प्लस लगाया तो हमने देखा कि N2 माइनस क्या है, Q1 है, यह है नहीं है। अगर ये हो जाएगा तो हमारे पास ये आएगा N1 Q1 माइनस का N2 माइनस का N2 एंड Q2, ये हमारे पास आ गया Q। ये हमारे पास नेट चार्ज आ गया, नेट चार्ज हमारे पास इतना आ गया N1 Q1 माइनस N2 Q2, ये हमारे पास नेट चार्ज है जब दोनों जो चार्ज पार्टिकल है सेम डायरेक्शन में मोशन करेंगे तब, ये हमारे पास नेट चार्ज है। बस आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो फॉर्मूला हो जाएगा I = डेल्टा Q अपॉन T। Q की वैल्यू कितनी है, N1 Q1 माइनस N2 Q2 बाई T = I। ये वाला हमारे पास फॉर्मूला एक हो गया। इसमें आते हैं सर, यहाँ पे देखो नेट चार्ज कैसे निकालेंगे। डेल्टा Q = कितना है, देखो N1 Q1, ठीक है, ये किधर जा रहे हैं, अपोजिट जा रहे हैं, तो माइनस N2 माइनस Q2, ये तो है ना, ये हो गया। तो यहाँ पर क्या आएगा, N1 Q1 प्लस का N2 Q2, ये कितना हो गया। तो करंट कितनी आ जाएगी, I = डेल्टा Q बाई T कितना हो जाएगा, N1 Q1 प्लस का N2 Q2 बाई T। ये आपको दूसरा वाला फॉर्मूला हो गया। बताओ क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत दोनों में। अब इस वाले में आ जाओ जो हम ये यार छोड़ के आए थे। अब समझो बहुत ध्यान से इसको, I = डेल्टा Q अपॉन T = अगर आपके पास सेम टाइप के चार्ज हैं और सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, सेम टाइप के चार्ज है, मीन्स पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बना रहा था वो फॉर्मूला ये था, ठीक है ना। अगर इस वाले फॉर्मूले में हम क्रॉस सेक्शन को यूज़ करेंगे तो यहाँ पर ए से क्रॉस हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, देखो Q1 N1 प्लस का N2 Q2 प्लस का इन्फिनिटी तक, ठीक है, अपॉन T। ये हो गया पहला। I मीन = डेल्टा Q अपॉन T, यहाँ लिखेंगे इन्फिनिटी = N1 Q1 माइनस N2 Q2 प्लस N3 Q3 माइनस N4 Q4 इन्फिनिटी तक। जितने भी चार्ज पार्टिकल होंगे, अगर डिफरेंट चार्ज, मान लो जो सपोज करो कि एक चार्ज 5 का है +5 कूलम का, एक -5 कूलम का, एक +6 का है, एक -7 का है, एक +8 का है, एक -8 का है, तो डिफरेंट चार्ज के लिए भी ये फॉर्मूला अप्लीकेबल है। तो आप इसको भी ऐसे याद रखिए, ठीक है ना। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं कि जब चार्ज पार्टिकल एक राउंड मोशन कर रहा हो, राउंड मोशन मतलब क्या समझ रहे हो, राउंड मोशन ये है कि अगर एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो क्या होता है, सर्कुलर पाथ में घूमते हुए उसके पास में जो चार्ज की क्वांटिटी होगी वो कितनी होगी और करंट कितनी प्रोड्यूस होगी, वेलोसिटी के फॉर्म में कितना आएगा, ये सब बताना है, ठीक है ना। ये आपका इतना हो गया अभी तक। तो जब एक चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन करेगा तो सर्कुलर मोशन करने के लिए उसके पास में एंगुलर वेलोसिटी होनी चाहिए सर, सबसे पहले। तो सर जिन बच्चों ने एंगुलर वेलोसिटी नहीं पढ़ी उन्हें क्या किया जाए, तो उनके लिए साफा लेके आया जाए और उनको ना प्रसाद दिया जाए। तब तो पढ़ाई के टाइम तो पढ़ेंगे नहीं, घूमेंगे फिरेंगे ऐसा करेंगे और क्या, तो यही होगा। तो ये हमारे पास आ गया अभी तक का बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब समझिए, अगर हमारे पास में एक चार्ज पार्टिकल है जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सर्कुलर में थोड़ा सा समझ लेते हैं। सर्कुलर मोशन, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये रेडियस है। सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं, तो सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं, जब कोई भी पार्टिकल किसी फिक्स रेडियस के अराउंड में चारों तरफ घूमता है, ठीक है, एक फिक्स वेलोसिटी के साथ में। तो उस वेलोसिटी की डायरेक्शन लगातार बदलती रहती है, बट उसका जो मैग्नीट्यूड है, मीन्स परिमाण है, वो लगातार वही रहता है। जैसे कि हमने बोला कि एक पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, उसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 मीटर पर सेकेंड में 10 जो है कांस्टेंट रहेगा, बट उस 10 की वैल्यू लगातार बदलती रहेगी। मीन्स कभी 10 प्लस होगा, कभी 10 माइनस होगा, ठीक है ना। 10 कभी प्लस होगा, कभी माइनस होगा। तो हमने कहा यहाँ पर इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, और थोड़ा ध्यान लगा के देखो यहाँ पर इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, जिसकी वजह से इसके पास डायरेक्शन होती है। यहाँ पर वेलोसिटी प्लस है, यहाँ पर वेलोसिटी माइनस है, जिसकी रेडियस है इसकी रेडियस है r, ठीक है। अब एक टाइम के बाद में
एक टाइम के बाद में ये पार्टिकल यहाँ पहुँच जाता है इधर ऐसे करके। तो ये एंगल यहाँ पर क्लियर करता है थीटा, ये एंगल क्लियर करता है थीटा। अगर ये थीटा क्लियर कर रहा है तो एक पूरा कंप्लीट साइकिल, एक यहाँ से घूम के पूरा यहाँ तक आने में इसको कितना टाइम लगेगा? हमने कहा सर कैपिटल टी टाइम लगेगा। तो हम जानते हैं कि किसी भी पार्टिकल के द्वारा एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट करने में, एक साइकिल को कंप्लीट करने में, एक सर्किल को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं, उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं, ठीक है ना। और पर यूनिट टाइम पर जितना ये क्या थीटा क्या है यहाँ पर? थीटा यहाँ पर है एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पर यूनिट टाइम पर कोई पार्टिकल जितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करता है, उसे हम उसका एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आता है ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा अपॉन डी टी या फिर डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ये हो जाएगा हमारे पास। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी, इसे कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी। एक कंप्लीट साइकिल, थीटा यहाँ पर दिया था, थीटा पूरा घूम के आएगा तो कितना हो जाएगा? 2 पाई, और एक कंप्लीट साइकिल में टाइम लगेगा t, ठीक है। तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा कितना? 2 पाई बाई टी, ठीक है, 2 पाई बाई टी इतना हो जाएगा। तो ये हमारा इतना हो गया। तो इस t को हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं कि 2 पाई f या 2 पाई n लिख सकते हैं। n क्या है? फ्रीक्वेंसी, f क्या है? फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। t क्या है? टाइम पीरियड। तो यहाँ पे लिख लो t क्या है? टाइम पीरियड, t क्या है? टाइम ऑफ पीरियड है, ठीक है ना। ये इतना ओमेगा हो गया, ओमेगा हमारे पास इतना है। अब यहाँ पर आता है सर जब ये इतने तक कंप्लीट करा तो ये छोटी छोटी वेलोसिटी में जा रहा होगा इतना। तो एक फार्मूला और होता है हमारे पास में, तो ओमेगा क्या होता है हमारे पास में? ओमेगा इज इक्वल टू होता है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ये तो होता है ना। अब हम जानते हैं एंगल इज इक्वल टू होता है, आर्क बाई रेडियस, कोण बराबर 4 बटे त्रिज्या। तो आर्क कितना है यहाँ पर? ये छोटा सा आर्क है, मान लो यहाँ पर ये आर्क है, कौन सा? ये आर्क है डेल्टा एस, मान लो ये आर्क क्या है? डेल्टा एस। तो जो आर्क है डेल्टा एस है ये कैसा है? लीनियर है। ये कैसा है? लीनियर। एंगल कितना है? डेल्टा थीटा इज इक्वल डेल्टा एस अपॉन डेल्टा लिख रहा हूँ आर ओनली। अगर ये वाली वैल्यू में यहाँ रखें तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास डेल्टा एस अपॉन आर इंटू डेल्टा टी। ओमेगा इज इक्वल टू 1/r इंटू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। ये क्या है? हम जानते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ, वेलोसिटी इज इक्वल टू, कौन सी वेलोसिटी? लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, ठीक है। यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है? डेल्टा एस, टाइम इतना दिया है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? ओमेगा इज इक्वल टू 1/r इंटू वी, देयरफॉर वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, तो v बराबर आर ओमेगा होता है। ओमेगा की वैल्यू इतनी होती है। हम यहाँ से क्या फाइंड कर रहे हैं? हम यहाँ से ये फाइंड कर रहे हैं कि आप लोगों को ऐसा, आई थिंक अगर आपने नहीं पढ़ा है और आपको नहीं पता है तो आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ से ऐसा होता है, ये हो गया इतना, ये हमारे पास v इज इक्वल टू आर ओमेगा हो गया। अब इस v बराबर आर ओमेगा से हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर फाइंड करना है कि अगर इस सर्किल में करंट फ्लो हो रही है, इस सर्किल में अगर करंट I फ्लो हो रही है और इसकी रेडियस है r, ठीक है, इसकी रेडियस है r, तो इस करंट की वेलोसिटी कितनी होगी? और अगर वेलोसिटी है तो एंगुलर टाइम ऑफ पीरियड कितना लगेगा? ये सभी फाइंड करना है। तो हम जानते हैं I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। v इज इक्वल टू आर ओमेगा हम जानते हैं, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। ओमेगा कितना होता है? 2 पाई अपॉन टी होता है कि नहीं होता है? तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ से t इज इक्वल टू हो जाएगा v और t, v इज इक्वल टू r इंटू 2 पाई बाई टी, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करने पर वहाँ पर t इज इक्वल टू ये वाला फॉर्म यहाँ रख दें हम, तो कितना आएगा? देयरफॉर I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी कितना है? r 2 पाई r। इसको लिख सकते हैं ना 2 पाई r बाई वी लिख सकते हैं, 2 पाई r और ये v अपॉन में दिया हुआ है, जब इसे कन्वर्ट करके तो हो जाएगा क्यू v बाई 2 पाई r। तो I इज इक्वल टू क्यू v बाई 2 पाई r। तो यहाँ पर ये किसकी वेलोसिटी है? ये जो चार्ज पार्टिकल करंट बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसकी वेलोसिटी है।
रेडियस 2πr क्या होता है, कुछ याद है? 2πr, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। 2πr होता है सर्कल का सर्कमफ्रेंस, होता है सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है। तो इसकी जगह पर 2πr की जगह पर हम c रख सकते हैं, इसकी जगह पर हम c रख सकते हैं। तो वी नो दैट c इज इक्वल टू 2πr। 2πr क्या होता है? सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस मीन्स परिधि। तो ये हो जाएगा I इज इक्वल टू QV/c। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसमें आता है कि सर ये इतने सारे फॉर्मूले आपने हमको बता दिए करंट के बारे में, कुछ करंट के टाइप बताइए, कुछ करंट के टाइप बताइए। तो करंट के बेसिकली दो टाइप होते हैं, करंट के बेसिकली दो टाइप होते हैं। एक होता है डायरेक्ट करंट और एक होता है इनडायरेक्ट करंट, ठीक है। इनडायरेक्ट का मतलब होता है अल्टरनेट करंट। अल्टरनेट करंट सर कैसे काम करता है और डायरेक्ट करंट कैसे काम करता है सर, ये दोनों चीज़ें बतानी है। तो बहुत ही सिंपल है, इसको भी समझ लेते हैं फटाफट, 2 सेकंड का टाइम लगेगा इसको समझने में। तो हमारे पास दो टाइप की करंट होती है, हमारे पास दो टाइप की करंट होती है। एक होती है डायरेक्ट करंट, एक होती है अल्टरनेट करंट। एक होती है डायरेक्ट करंट, एक होती है, अरे यार तो साफ ही नहीं हुआ अभी तो, एक होता है डायरेक्ट करंट और एक होता है इनडायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट, और एक होता है अल्टरनेट, अल्टरनेट, ठीक है। क्या है? करंट टाइप, करंट टाइप, ठीक है। दो टाइप की करंट होती है, एक होता है डायरेक्ट करंट, एक होता है अल्टरनेट करंट। डायरेक्ट करंट में क्या होता है, समय के साथ में अगर इसका ग्राफ बनाया जाए टाइम के साथ में, तो अगर इसका मैग्नीट्यूड करंट है, ये टाइम है, ठीक है। टाइम के साथ में जो इसका मैग्नीट्यूड है चेंज नहीं होता, मैग्नीट्यूड जो इसका चेंज नहीं होगा। मान लीजिए 10 एम्पियर दिया हुआ है, ठीक है, तो ये चेंज नहीं होगा। पर जो अल्टरनेट करंट है, अल्टरनेट करंट टाइम के साथ में वैरी होती रहती है लगातार, ये अल्टरनेट है। क्या लिखेंगे डेफिनेशन सर? दो टाइप होते हैं, एक होती है अल्टरनेट करंट, एक होती है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट को हम डीसी करंट कहते हैं, डीसी करंट कहते हैं, ठीक है। ये डीसी वोल्टेज से मिलती है, डीसी वोल्टेज से मिलती है, ठीक है। ये अल्टरनेट वोल्टेज से मिलती है, अल्टरनेट वोल्टेज से में मिलती है, और ये हमें अल्टरनेट करंट देती है, ठीक है, ऐसी करंट देती है। इसमें टाइम की रिस्पेक्ट में, टाइम के साथ में करंट आई वेरिएबल रहती है, वेरिएबल, वेरिएबल ऑफ मैग्नीट्यूड, मीन्स मैग्नीट्यूड इसका वेरिएबल रहता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम रहती है, सेम रहती है ना, सेम रहती है, ये आपको याद रखना है। ये आपका बेसिक सा पहला पार्ट है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो आपके टॉपिक्स में होंगे, चैप्टर्स में होंगे, वैसे ही आपको लगातार वीडियोस मिलते रहेंगे। तो स्माइल करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने नोट्स को बनाते रहिए और पढ़ते रहिए। हम लोग मिलेंगे एक नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, और वो वाला गाना भी याद रखिए, करंट लागे लू, क्योंकि ये करंट लागे लू वाला जो है गाना आपको भोजपुरी में सुनना भी पड़ेगा, अच्छा भी लगेगा आपको, है ना, इस तरह आपको करंट के दिमाग में आएगा। तो हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। चीज़ें अगर आपको अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें, अपना प्यार देते रहें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।